हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी भाई बहन सभी फ्रेंड्स खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, है ना। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर कोई भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, है ना, बीच में अगर थोड़ा भी ये कर रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा मुझे आराम कर लेना चाहिए, इसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, तो बिल्कुल आप सबके पास समय नहीं है ना। डेट जैसे ही ये आपके जैसे पीबी ने भी डेट दे दी है, कहने का मतलब कि फिक्स डेट तो नहीं दी, बट एक अपडेट उन्होंने दे दिया है, इन्फॉर्मेशन आप सबको बीच दे दिया है ना। वो वीडियो मैंने बना दिया, तो आप सब देख लीजिए क्या कैसे उसमें प्रोसेस बनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली क्लास रहती है आपके रात्रि के 9 बजे, है ना। सभी टेट के लिए, यूपी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, तो सभी लोग तैयारी बनाए रखिए। क्लास डेली अटेंड कीजिए। आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहती है ना, तो संख्या कम ना करेंगे तो क्लास बंद कर दी जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्लास की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो बिल्कुल मैम तो उदास हो जाएंगी, है ना। आप सबके सपोर्ट के कारण ही तो यहाँ तक मैं आई हूँ, आप सबके सपोर्ट के कारण ही सब कुछ कर पाई हूँ, है ना। तो ये आपके यहाँ पर यूट्यूब की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की दी हुई है और ये आपके फेसबुक की। तो ये लिंक हम आपको जब पीडीएफ आपको मिलेगा, तो पीडीएफ में हम आपको लिंक अवेलेबल करा देंगे। तो आपको जैसे पीडीएफ मिलेगा तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट इन सारी साइडों पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लिंक पर ऐड हो जाएंगे। तो ये मेरा छोटा संदेश है आप सब मेरे भाई बहनों के लिए, है ना। तो ये संदेश आप देख लीजिए। मैं निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, आप सब भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी क्लासेस को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, अगर लाइफ में अगर आपके पास कोई सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, एम नहीं है, तो अब आपके पास सही नहीं है फिर, है ना। एक ना एक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना एक एम बना करके चाहिए, अपना टाइम बना करके चलिए, है ना। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला सब यहाँ पर सीडीपी है आज हमारा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, है ना। हम टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा सीडीपी का, आंसर कीजिएगा सभी लोग और अपने सभी भाई मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईमानदारी से आप लोग शेयर करके आइए, एक बार आप लोग शेयर करके आइए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल साहित्य का। आंसर कीजिए सभी लोग किसका राइट ऑप्शन। शिक्षक को ज्ञान किसका होना चाहिए बताइए। क्या अध्यापन विषय का होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, शिक्षा संहिता का होना चाहिए, या फिर अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान होना चाहिए। बताइए आंसर कीजिए सभी लोग, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रीजन है क्यों ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा शिक्षक को, क्योंकि रीजन ये अध्यापन विषय मतलब कि जो वो पढ़ा रहा है वो विषय का तो नॉलेज उसको होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको बाल मनोविज्ञान की भी शिक्षा होनी चाहिए ना। क्योंकि बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो आपको उनके बच्चे के मनोवैज्ञानिक को बारे जो उसका कहना चाहिए कि जो एक मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक मतलब है कि बच्चों के जो उनका जो मन कहता है, उनकी स्थिति कहती है, उनकी जो सिचुएशन कहती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करो, है ना। तो बाल मनोविज्ञान आप यही इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको, उसको परख सको, ऑब्जर्व कर सको, है ना। तो यहाँ का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। देखिए आंसर कीजिएगा सभी लोग। जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, डेली बता रही हूँ शाम को 6 बजे, अभी 12 बजे वाली जो क्लास है आपकी, तो कम से कम नहीं तो आप 8 से 10 दिन ये बंद रहेगी। 12 बजे वाली जो क्लास है आपको शाम के 6 बजे क्लास डेली चलेगी, है ना। और रात्रि के 9 बजे आपकी क्लास रहा करेगी, है ना। 12 बजे वाली जो क्लास थी आपकी वो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है ना। तो मैनेज नहीं हो पा रहा था इसलिए, क्योंकि क्लास हम देना चाहते थे लेकिन बहुत सारे टेक्निकल इशू भी थे और साथ ही साथ मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए थोड़ा काम ज़्यादा आ गया मुझे, इसलिए मैं क्लास 12 बजे वाली नहीं हो पाया करेगी आपकी। हाँ, शाम के 6 बजे वाली क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, उसमें किसी को मिस नहीं करना है, ध्यान देना। ठीक, चलिए बाकी अगर 6 बजे से किसी को प्रॉब्लम है तो उसी क्लास को हम जो भी टाइमिंग आप बोलेंगे तो वो टाइमिंग हम रख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में क्या है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक विद्यालय है ना, तो एक विद्यालय जिसे अच्छा विद्यालय उसको कहा जाए, उसके लिए सर्वाधिक योग्यताओं के लिए मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो अपने टीचरों के प्रति उस विद्यालय को करना चाहिए, उस एक्शन को लेना चाहिए। बताइए, यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होना चाहिए, परीक्षण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, या फिर अनुशासित स्वभाव होना चाहिए। तो आंसर कीजिए सभी लोग। एक सशक्त विद्यालय को
किस योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए, क्या प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति करना चाहिए या फिर परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या अनुशासित। तो आपको मालूम है कि परीक्षण करने की प्रवृत्ति यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, स्मृति मेमोराइजेशन की बात नहीं करना है, अनुशासित डिसिप्लिन की बात नहीं, हाँ होना चाहिए लेकिन और भी यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर राइट होंगे। तो पहला ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका राइट है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इसका अर्थ क्या है प्रतिस्पर्धात्मक का? इसका अर्थ है कि मतलब कि टीचर को अपने जो कहना चाहिए, अब टीचर बच्चों को जब पढ़ा रहा है तो उसमें एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई भी अगर पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई भी कंटेंट बता रहा है, अपने आप में एक किसी भी अदर टीचर से कम ना समझे, मतलब कि बढ़ चढ़कर वो उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास समझ होना चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, सब कुछ ये एक टीचर में होना चाहिए, है ना। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर कोई साथी शेयर नहीं किए हैं तो अपनी ईमानदारी दिखाएं ओम शिव शक्ति क्लासेस में, है ना, और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी जुड़ पाएं। कल संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, है ना, तो आज संख्या को आप लोग अपना टारगेट बना लीजिए, कितने साथी आपको लाइव में पढ़ना, क्योंकि लाइव का कुछ प्रोग्राम मैंने आज जो सेटअप कुछ था तो कुछ सेटअप आज आ गया है ना, कल या परसों तक में लाइव हम ले लेंगे, है ना, तो उसका कुछ सेटअप था तो आज मिल गया है ना, ले लिए हैं हम, लेकिन उसका और भी कुछ उसमें प्रोसेस है तो वो कल परसों तक हो पाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको लाइव क्लास में मिलेगी, लेकिन उसके पहले आप सबको अपनी संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको मालूम है कि मैम कितनी मेहनत कर रही है ना। मेहनत के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं, है ना, उसका भी सहयोग के माध्यम से मैं यहाँ पर तक आ पाती हूँ। इस सभी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करिए, अपने जितने आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं, है ना, फैमिली ग्रुप है ना, जो आप बाकी अदर ग्रुप जो आप यहाँ पर अपडेट रहते हो सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके, है ना। चलिए हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? बताइए, आंसर कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न, देखिए जो आपकी सीडीपी है, साइकोलॉजी जो है आपकी, ये आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है ना। इनकी भाषाओं को आप समझिए तो आपको बिल्कुल आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो किसी का कोई फ्रेंड्स थी जो कमेंट किया था कि मैम क्या हम सिर्फ इस क्लास से हमारा सफिशिएंट रहेगा कंटेंट या फिर हमको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना, अदर बुक भी पढ़नी पड़ेगी? तो यहाँ पर जितनी प्लेलिस्ट में क्लास डली हुई है आप लोग वहाँ पर जा करके देखिए, है ना, सभी क्लासेस को देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती, कोई डाउट आता है तो मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए कम से कम अभी इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद जहाँ पर आपको नहीं लगता है ना, वो मुझे बताइए। चलिए देख लेते हैं प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षा पद्धति और विषय ज्ञान में दक्षता, यदि अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो सभी लोग आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर टीचर को सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी विशेषता होनी चाहिए एक टीचर की, तो क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति विषय में ज्ञान दक्षता होनी चाहिए, अति मानक भाषा, देखिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात नहीं है यहाँ पर, मानक भाषा की बात नहीं है, यहाँ पर धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। क्यों? रीजन क्यों है? क्योंकि टीचर जो है प्राथमिक स्तर के, और आपको मालूम प्राथमिक स्तर के बच्चे बहुत शरारती होते हैं, है ना, तो बहुत शरारती माइंड के होते हैं, तो उनको अगर आप धैर्यता से काम नहीं लोगे तो आप उनकी तो मार पिटाई वहीं पर कर दो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्लास चलते चलते ही भाग जाते हैं ना, निकल जाते हैं क्लास से। तो अगर आप धैर्यता नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी तो आप उनको कैसे रोक पाएंगे? वो तो जैसे ही आएगा तो उसको मार पिटाई स्टार्ट कर देंगे। तो एक टीचर में, प्राथमिक स्तर का टीचर में ये सभी गुण होने चाहिए। राइट ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार मन लगा कर शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी भाई मित्र ग्रुप है सभी लोग शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग सभी लोग ईमानदारी से दिखाइए और अपना टारगेट दिखाइए कि मैम हमारे इतने टारगेट लेकर के हम यहाँ पर क्लास में पढ़ेंगे। चलिए दिखाइए अपना ईमानदारी, शेयर कर दीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, क्या किया जाता है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? मतलब अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग में सिखाने का अवसर, मतलब कि ग्रुपिंग में सीखने को उनको अवसर दे रहे हो, है ना, कि बच्चे आप क्या करो 2 से 4 लोग एक साथ ग्रुप में पढ़ाई करो, है ना, तो ये अवसर उनको बच्चे को मिल रहा है। तो उनके सीखने का जो उनके सीखने का एक वक्र का मतलब है एक साइन, एक चिन्ह, तो वो कैसा होगा? बेहतर होगा या फिर स्थिर होगा या अवनत होगा या समान होगा? बताइए, आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें।
क्या होगा राइट ऑप्शन? तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 बेहतर होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, ये आपका बेहतर जो होता है उनका सीखने का वक्र होता है, हमने पढ़ रखा है ना, धनात्मक वो होता है वक्र होता है, ऋणात्मक वक्र होता है, उन्नोत्तर होता है, अवनोत्तर होता है ना, शून्य भी होता है। तो ये सब आपके ये क्या होते हैं, समस्या पर चर्चा का जो अवसर दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा और भी बेहतर होगा, है ना। राइट ऑप्शन अब जो होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। देखिए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया क्या है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम प्रक्रिया कहलाता है। तो ये कथन किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया, वुडवर्थ जी ने, गैने जी ने, पाठ्यक्रम जी। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, एक एक फ्रेंड्स आंसर करना है सभी को। तो ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वुडवर्थ हो जाएगा, है ना। किसने कहा ये वुडवर्थ जी ने कहा। क्या कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का जो अर्जन करने की प्रक्रिया होती है, तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, ये किसने दिया है? ये वुडवर्थ जी ने दिया, है ना। ये कथा किसने दिया? वुडवर्थ जी ने। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी लोग झूम के मन लगा के ईमानदारी से आप लोग शेयर करते रहिएगा, ईमानदारी आपको अपने दिखाना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक क्षेत्र, अनुभविक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र? आंसर कीजिए सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि आपको जो सीखने का क्षेत्र होता है ना, जो विकास का क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है? शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, नैतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है ना। तो ये आपका जो सामाजिक विकास है, इसी में आपका नैतिक विकास भी आ जाएगा, इसी में आपका क्या आ जाएगा? चारित्रिक विकास भी आ जाएगा, है ना। और एक और कौन सा विकास भी होता है? आपका भावनात्मक विकास भी होता है ना। तो ये सीखने का जो क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र है, ये किसमें आ जाएगा? क्योंकि व्यवसायिक कोई विकास नहीं होता है, अनुभविक नहीं होता, आध्यात्मिक कोई विकास नहीं, ये आपका भावात्मक विकास हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर लॉक लगा दीजिए सी को, ठीक। चलिए सभी लोग मन लगा के शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपके मित्र भी जुड़ पाएं। क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम की डेट बस आसपास ही है, तो जो कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाया है जिनको, तो शायद आपके कारण मिल पाए, तो आप लोग जरूर इतनी हेल्प कीजिए, है ना। मेरा छोटा संदेश है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैम कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, है ना, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन क्लास देती है ना। अभी 2-3 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई थी, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको फिर उसके बाद जस्ट बाद में आपको क्लास, हाँ रिजल्ट आप सबको जरूर नहीं मिल पाया, इसके लिए मुझे खेद है ना। तो आपको रिजल्ट मैं आपको कल तक दे दूंगी, उसकी चिंता मत कीजिएगा आप लोग, है ना। क्योंकि अब मैं खुद अंदर से परेशान हो गई थी ना प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं यहाँ पर रिजल्ट नहीं बना पाई, क्योंकि उसमें किसी अकेले का मेरा बस काम नहीं होता, वहाँ पर कई लोगों का साथ होता है, जो नहीं हो पाया अभी, है ना। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को समझिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक क्षेत्र हमने देखा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, आंसर कीजिएगा सभी लोग। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी जो परिवर्तन होते हैं, मतलब व्यवहार में, अनुभव में, है ना, व्यवहार में, अनुभव में जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अभ्यास मतलब आपने कोई चीज आपको नहीं आती थी, आपने प्रैक्टिस की, वो चीज आपको आने लगी। व्यवहार में परिवर्तन मतलब कि आपको ये चीज पहले नहीं मालूम था कि बड़ों को, जैसे आप छोटे थे ना, छोटे एज में थे, तो आपको ये नहीं मालूम था कि बड़ों का ऐसे हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर से कैसे बात करना चाहिए, मैम से कैसे बात करना चाहिए, है ना। तो ये सब धीरे धीरे आपकी जैसे एज बढ़ती गई, आपको समझाया गया वो चीज़ आपके व्यवहार में परिवर्तन आते गया। तो ये सब क्या है बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो ये आपका सब क्या है? ये आपका अधिगम है, ना कि चिंतन नहीं है। चिंतन तो एक मानसिक प्रक्रिया है, प्रत्यक्षीकरण आपका प्रत्यक्ष रूप से आंखों से जब चीज देखते हो, अपनी इंद्रियों से जो चीज देखते हो वो हुआ। सृजन यानी क्रिएटिविटी होता है। तो यहाँ पर कला की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सीखने की बात हो रही, जो कि अधिगम में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। सभी लोग आंसर कीजिएगा, और सभी लोग जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे, तो सभी को बता देती हूँ कि शाम को 6 बजे डेली क्लास रहती है और रात्रि के 9 बजे डेली क्लास रहती है ना। तो यहाँ पर कोई भी सेशन आप लोग मिस मत कीजिए, है ना। चलिए मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको क्लिप देने वाली हूँ। कहने का मतलब आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट से, जो 6 बजे में क्लास वाली में आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगी, साथ ही साथ आपको छोटे छोटे वीडियोस के रूप में भी मैं आपको सीखने के लिए दूंगी, कि जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इसमें आपको रात की जो 9 बजे की क्लास रहती है उसमें थोड़ा लॉन्ग हम अपने समय ले लेते हैं, लेकिन शाम की क्लास में कुछ समय कम ले करके हम लोग वो चीज़ सीखेंगे जो हमारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी साथी शाम की 6 बजे वाली क्लास मिस नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, है ना। चलिए देखिए मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिया करूंगी इसमें, ठीक है, जो कि देख लीजिएगा। सीखने की विशेषताएं हैं, सार्वभौमिकता है, निरंतरता है, या ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग।
जो सीखने की विशेषताएं होती हैं वो सार्वभौमिकता में होती है, निरंतरता में होती है, ABC सार्वभौमिकता सभी में होती है। सीखने की जो क्षमताएं होती हैं वो जो विशेषताएं वो सार्वभौमिकता सभी में होती है। निरंतरता वो निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो आपके जीवन पर्यंत चल रहा है। जिस प्रकार से विकास कभी नहीं रुकता है ना, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो उसी तरह से सीखने की जो विशेषताएं वो भी आपके निरंतर चलती रहती है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो कहना चाहिए कि अवस्थाएं जैसे होती हैं शारीरिक अवस्थाएं, मतलब कहना चाहिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि कौन सी अवस्थाओं में ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है। जब तीव्र गति की विकास की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा आपको शैशवावस्था करना है ना। अगर ऑप्शन में शैशवावस्था दिया है और तीव्र विकास की गति पूछ रहा है अवस्थाओं में, तो आपको शैशवावस्था क्लिक करना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता क्या दर्शाता है बताइए। विलोप दर्शाता है, या फिर पुनर्बलन दर्शाता है, या फिर स्वतः पुनः प्राप्ति, या शून्य अथवा नगण्य सुधार। आंसर कीजिए सभी लोग। अधिगम वक्र में पठार जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है वो हमको स्वतः पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अधिगम वक्र में हमने देख लिया है ना, लर्निंग कर्व जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं ना। एक साइन होता है ना, तो इसमें हम स्वतः पुनः प्राप्ति, मतलब अगर हम सीखने के लिए चाहें तो हम उस चीज को पुनः प्राप्ति कर सकते हैं ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग, बताइएगा। अब अभ्यास के अधिगम पर, अभ्यास के जो अधिगम पर है, प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। जो अभ्यास अधिगम का जो क्षेत्र होता है, अभ्यास जो होता है वो प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम हो। अधिगम किस प्रकार से होगा? स्वतंत्र चर होगा, परतंत्र चर होगा, अन्य चर होगा, या स्थिर चर होगा। सभी लोग आंसर कर जाएंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो जो अभ्यास के अधिगम के प्रभाव पर है एक प्रमुख अधिगम होगा, वो कैसा होगा? वो आपका परतंत्र होगा, है ना। यहाँ पर तीन चीज पूछा था, मध्यस्थ चर, परतंत्र चर और यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर। ये तीन चीज शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और यहाँ पर शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीन चीज आपके रहते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारा लाइव क्लास 2 या 3 दिन बस टाइम लगेंगे, तो आप लोग जैसे ही कमेंट किया करेंगे आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स ये प्रीमियर के द्वारा हम क्लास देते हैं आपको, है ना, इसलिए मैं आपको जैसे आप लोग कोई कमेंट करते हो तो मैं आपको ओरली चैट में देती हूँ, ओरली नहीं बता पाती, है ना, वनली चैट में आपको रिप्लाई कर पाती हूँ। तो अब हम लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम आपके डायरेक्ट बात कर सकेंगे। आप लोगों को कोई मैसेज होगा तो हम तुरंत तो आपको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, रीज़न यही था, आप सब रीज़न ही है ना, आप सबके कारण ये सब संभव हुआ है। तो ऐसा ही अपना सहयोग बनाए रखिए ओम शिव शक्ति क्लासेस पर, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, प्रयास व भूल विधि है, अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि, खेल विधि। बताइए प्राथमिक कक्षा के जो बालक हैं इनके शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो क्या प्रयास हुआ भूल विधि, या किसके प्रयास हुआ भूल विधि किसकी है? बताइए ये किसकी विधि है, किसने सिद्धांत दिया है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक जी ने दिया है ना। उनका कहना है कोई भी चीज आप प्रयास करोगे तो उसमें त्रुटि होगी और उसके बाद आप उस चीज को सीख भी जाओगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, प्राथमिक कक्षा के लिए चूंकि बात हो रही है तो आपको मालूम है खेल ही खेल में बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख लेता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग आंसर कीजिएगा। मधु गणित में कमजोर है। मधु कैसे गणित में कमजोर है? एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का कारण हो सकता है। मधु गणित में कमजोर है, लेकिन एक अच्छे अध्यापक होने के नाते गणित में कमजोर होने के कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है बताइए। पहला, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, या फिर उसके माता पिता अनपढ़ हैं, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। बताइए सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। वो गणित शिक्षण की विधि जो है त्रुटिपूर्ण है। कैसी है? यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, जब बच्चा फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल होता, वहां पर क्या फेल होता है? टीचर का सिस्टम फेल होता है ना। क्या होता है? टीचर का सिस्टम फेल हुआ होता है। आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको आंसर क्या करना है कि अगर बच्चा फेल हुआ है मतलब आपके टीचिंग मेथड
फेल हो गई, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चूंकि प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। अगर ये क्वेश्चन बनता है आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के ज्यादा होशियार होते हैं, तो ये किस टाइप के प्रश्न अगर बन सकता है क्वेश्चन कि ये किस टाइप के प्रश्न है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है, कि लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिंग रूढ़िवादिता की बात हो रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिंग समानुपात, यहाँ पर लिंगानुपात की जो बात होती है वहां पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, जेंडर से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी लोग बताइएगा, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, क्या करता है? यदि कोई बच्चा जो है वो विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है, तो उसे आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर बच्चों से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे? सभी लोग बताएं, आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर? सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर ताकि गलती दोबारा ना हो, डांट फटकार नहीं लगाना है, प्रधानाचार्य को बताने से भी कोई मतलब नहीं है। उसके माता पिता संपर्क करेंगे तो वहां पर भी उतना रिस्पांस मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर बच्चों से बातचीत करेंगे तो उसके कारण जानने का प्रयास जरूर कर सकते हैं कि बच्चे आखिर, अब बच्चों से बातचीत कीजिए तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या है, क्यों बच्चा क्लास में नहीं रहता है ना, क्यों हमेशा देर से आता है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। कभी भी अगर कोई भी चीज को जानना है शिक्षण संबंधित, तो आपको बच्चों को पिटाई नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करना है, प्रधानाचार्य को डायरेक्ट नहीं बताना है, माता पिता से डायरेक्ट संपर्क नहीं करना है, बच्चे से संपर्क जरूर करना है आपको, है। ध्यान दीजिएगा, आंसर जब आप करेंगे आप, तो आप बच्चे से संपर्क संबंधित करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक है, इंजीनियरिंग है, व्यावसायिक है, अनुदेशन है? सभी लोग बताएं। जो आपका हार्डवेयर है ना, जो हार्डवेयर अप्रोच है आपका, तो किस सिद्धांत पर आपका आधारित है? तो वो किस पर है? इंजीनियर। अभी हाल ही में क्या इंजीनियर दिवस मनाया गया है ना। तो कल हाल ही में आपका इंजीनियर दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिल्प की बात हो रही है, तो मतलब ये इंजीनियरिंग की बात हो रही है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर? देखिए, सभी लोग आंसर करेंगे। एक बालक है जो साइकिल चलाना तो जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। साइकिल चलाना जानता है लेकिन मोटर बाइक सीख रहा है। तो यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, या फिर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा आंसर। सभी लोग बताएं आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग बताइए। तो एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है ना, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। तो ये उदाहरण जो होगा वो किसका होगा? वो होगा आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, है ना। क्या है यहाँ पर? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। मतलब कि पहले कोई ऊर्ध्व का मतलब है कि ये चीज नीचा है, नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर का, ये आपको ऊर्ध्व कहलाया, और ऊपर से नीचे जब आया तो ये क्या कहलाया? आपका क्षैतिज कहलाया। बात क्लियर हुई? ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्व। मतलब पहले बड़ी चीज पहले छोटी चीज जानता था, छोटी चीज जानने के बाद उसने धीरे धीरे वृद्धि कर ली है, ऊर्ध्व यानी ऊपर चला गया है, अप हो गया है ना। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। सभी लोग ईमानदारी से एक बार शेयर करके आ जाइए, है ना। सभी लोग शेयर करके आए, जो भी जुड़े हैं नए फ्रेंड, सभी लोग एक बार सब लोग फिर से जाएं और शेयर करके आए। अब बताइएगा, आंसर कीजिएगा सभी लोग। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी? बताएं। जो सीखने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण हो सकता है वो कैसा हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है, या ये सभी हो सकता है? बताएं।
तो ये आपकी सीखने का स्थानांतरण होता है वो आपका सकारात्मक भी होता है। सकारात्मक का मतलब है कि आपने कोई चीज़ पहले सीखी थी, अब आपको कोई चीज़ यहाँ पर एग्जाम देने जा रहा है तो आपको वो चीज़ पूरी याद आ गई, तो वो क्या है, सकारात्मक है, आपके ऊपर पॉजिटिव आपको इफेक्ट ला करके आया। अब नकारात्मक क्या हो जाएगा, आपने कोई चीज़ पहले सीखी और आज आपको वो चीज़ क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है ना, क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है, वो चीज़ आपको क्लैरिटी पूरी आ नहीं रही, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। अब शून्य कब होगा, ऑप्शन नंबर सी कब होगा, जब आपने कोई चीज़ पहले पढ़ा और वो आपको पूरी तरह से भूल गई है, कोई भी आपको 1% भी याद नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो गया, कौन सा स्थानांतरण हुआ सीखने का, वो शून्य स्थानांतरण हो गया। इसलिए सीखने का स्थानांतरण आपके तीनों है ना, ये आपके तीनों प्रकार हैं सीखने का स्थानांतरण। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर कीजिएगा, सभी लोग मजा आकर शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपके और भी साथी जुड़ पाए, हमारी भी हेल्प हो पाए और आपके साथियों की भी हेल्प हो पाए, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है, क्यों है, बच्चों को क्या करना है, समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है, तो क्यों है ये, इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में असमर्थ होते हैं। तो बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा इसका, सभी लोग बताएं। तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है, क्यों है, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और वो परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर एक दूसरे सहायता भी करते हैं, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अध्यापिका ने ध्यान दिया, क्या यहाँ पर अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। क्या यहाँ पर अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी क्या करती है, वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, मतलब पुष्पा जो है सेल्फ में कोई काम नहीं कर सकती, हाँ उसको हेल्प मिल जाती है वो काम कर लेती है, तो जो ये मार्गदर्शन उसको मिल रहा है, उसको हेल्प जो मिल रही है वो उसको क्या कहते हैं, है ना, बताइए, पार्श्वकरण कहते हैं, या फिर पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, या फिर सहारा देना कहते हैं, बताइए सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो मालूम है कि जैसे आपको समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो आपको लग रहा होगा, बहुत सारे साथी यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहारा देना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, सहारा देना। आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र का यहाँ पर क्या जेडपीडी कहते हैं ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मॉडल, है ना, सहारा देना भी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं इसको, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पर जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर बच्चे को जो आप हेल्प देते हो, तो जो प्रोसेस हो रही है उसको आप जेडपीडी, जो आपका लेयर है, कहने का मतलब कि ये आपका स्थान है, आपने यहाँ पर कोई हेल्प दी, यहाँ का बच्चा यहाँ पर स्वयं सीखा है, तो यहाँ जो बीचों बीच आपको यहाँ पर प्रोसेस बची उसको जेडपीडी कहते हैं ना, जो बीच का क्षेत्र होता है, मतलब ये बच्चा है, यहाँ पर आपका कोचिंग क्लास है, बच्चा सीख करके कोचिंग में आ रहा है, तो जो बीच में रास्ता है यहाँ पर आने का उसको क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। जो हेल्प उसको आप दे रहे हो उसको जेडपीडी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप मार्गदर्शन कर रहे हो, इसलिए सहारा देना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका होनी चाहिए। जो बच्चे सीखते हैं उसे माता पिता की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, अग्रणमुखी होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, या फिर नकारात्मक होना चाहिए, बताइए सभी लोग बताएं क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग क्या होगा राइट ऑप्शन आपका, सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर अग्रणमुखी होना चाहिए। जो टीचर यहाँ पर बच्चा जो है, बच्चे को क्या टीचर आप पेरेंट्स की कैसी भूमिका होनी चाहिए, अग्रणमुखी, मतलब कि जो सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पहली गुरु होती है कौन होती है, माता होती है, तो जो माता पिता जो दोनों का जो जिम्मेदारी होता है, जो सीखने की प्रक्रिया में जो उनका रोल होता है वो अग्रणमुखी होता है, भविष्य के प्रति होता है, आगे की ओर होता है। राइट ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर जरा सा भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो बिल्कुल आप मुझे बेझिझक बताइएगा, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा तो। चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन।
सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? सीखने का बकर कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है, स्मृति कहलाती है, या फिर अवधान कहलाती है। तो सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब सीखने की अवधि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं करती है तो क्या कहलाएगी बताओ? तो वहां पर सीखने का पठार हो जाएगा, है ना, सीखने का पठार वहां पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जब कोई उन्नति नहीं करती, सीखने के पठार का ही आपका 3 प्रकार है, सकारात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जो हमने अभी हाल ही में पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, वो इसी के सीखने के पठार के आपके ये पार्ट है ना। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अवधान का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, है ना। अवधान का मतलब है कि आप कोई कंसंट्रेशन से कोई चीज पढ़ रहे हो, आपको बीच में कोई प्रॉब्लम कर दिया, है ना, आपकी चिंतन में बाधा को उत्पन्न कर दिया, वो क्या है? अवधान कहलाता है ना। स्मृति क्या है? आपकी याददाश्त है, स्मृति आपकी याददाश्त। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। चलिए बताइए, अब सभी लोग आंसर कीजिएगा। बताइए, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। बहुत से बच्चे, भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विशेषकर लड़कियों के साथ ही काम हो रहा ज्यादातर, है ना। वो क्या करती है, पहले विद्यालय आने से पहले, मतलब अगर स्कूल आ रही है तब भी, स्कूल आने के बाद भी वो क्या करती है, खाना बनाती है ना। बच्चों को, लड़कियों को ड्यूटी लगा दिया था कि तुम बेटा सुबह खाना भी बनाओगे, रात्रि का भी भोजन आपको ही बनाना है। तो ये जो दोनों ड्यूटी बच्चे को मिल रही है, तो आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? आप एक मैम है ना, मैम हो या सर हो, तो अगर बच्ची को ऐसा काम मिल रहा है ना, सुबह भी खाना बना करके आती है, रात्रि में भी बनाती है ना, तो अगर दोनों प्रोसेस चल रही बच्चे के साथ, तो आप किस प्रकार का गृह कार्य देना उसको उचित समझेंगे? बताइए। पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षकों को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी से उठ जाएं। तो यहाँ पर शिक्षिका सुनिश्चित नहीं कर सकते। देखिए माहौल क्या है वो तो बच्चा ही डिसाइड करेगा, है ना। आपके टीचर आपको सहारा देते हैं ये बात नहीं है, लेकिन आपका हर पल जो आपको डिसाइड करना है, समय को कहाँ पर कितना देना है कितना नहीं देना है, ये आपको डिसाइड करना है ना। वक्त आपका है ना, सक्सेस आपका है ना, सपोर्ट हमारा है, लेकिन ये आपको व्यक्तिगत मिलेगी। अगर आप अपने लिए सीरियस नहीं हो इस चीज के लिए, अपने एम के लिए, तो कल आप बहुत पछताओगे, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसी उम्र होती है कि यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे, है ना। आजकल ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कि आपको नेट हो या बाहरी दुनिया हो, आपको परेशान करने वाले उलझाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको सुलझाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि आपको उलझाने वाले लोग कम मिले और सुलझाने वाले ज़्यादा मिले। जिंदगी एक है, उस एक में अपने माता पिता के लिए अपने सपने को पूरा कर लीजिए, है ना। क्या पता कल जिंदगी है या नहीं है ना। इसलिए जिंदगी कोई भरोसा नहीं होता। जब तक आपके पास जिंदगी है तो आप एंजॉय कीजिए और अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए, है ना, ताकि उन्हें भी एक अच्छी जिंदगी मिल सके, है ना। किसी ने कहा है कि माता पिता के लिए गरीब होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अगर हो और तब भी वो गरीब हैं तो ये बुरी बात है, इसको नहीं करना, है ना। वो पहले क्या थे ये मैटर नहीं, अब आप क्या बनाना चाहते हो आपको ये आपके लिए मायने रखता है ना। आप उन्हें किस रास्ते में ले जाना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से करना चाहिए लड़कियों के साथ, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों के माता पिता की उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते। तो सभी लोग बताएं आंसर क्या होगा इसका। बच्चे यहाँ पर होमवर्क जो घर पे ज़्यादा काम करवाया जा रहा क्लास आने के बाद, क्लास में जाने के बाद, तो यहाँ पर आपके अनुसार आपके अकॉर्डिंग होमवर्क किस टाइप का उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो बच्ची की क्या हो ऐसा गृह कार्य देना है जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है, रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करता हो ना। ध्यान देना है, रियल लाइफ से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल करना है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बताइए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। सुरेश एक लड़का है जो सामान्य रूप से क्या है, शांत कमरे में पढ़ना चाहता है। वो ज़्यादा चिक में, है ना, वहाँ पर कहना चाहिए कि शोर शराबे में पढ़ना वो पसंद नहीं करता है ना। तो बताइए आप यहाँ पर कि जबकि सुरेश एक ऐसा है कि जो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, लेकिन मदन एक ऐसा लड़का है
जो कि क्या करता है, एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, एक ग्रुप में पढ़ना चाहता है, एक शांत माहौल में पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डॉट डॉट भिन्नता के कारण, ये किस भिन्नता के कारण ये दोनों प्रोसेस हो रही हैं कि एक अकेले पढ़ना चाहता है, दूसरा नहीं पढ़ना चाहता। तो ये अक्षमता कारण हो रही है, अधिगम शैली कारण हो रही है, परावर्तकता स्तर कारण, मूल्यों के कारण हो रही है। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन। और जो मेरे प्यारे भाई बंधु जुड़ते जा रहे होंगे नए साथी, तो वो सभी को बता देती हूँ कि डेली क्लास शाम को 6 बजे रहेगी और रात्रि के 9 बजे डेली क्लास रहेगी। तो आप लोग कोई भी सेशन नहीं छोड़ना है आप लोग को, है ना। और डेली क्लास अटेंड कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिल सके। बहुत सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर कहना रहता है कि मुझे लिंक, ब्लू लिंक दिखाई नहीं दे रही है। तो ब्लू लिंक जो दिखाई नहीं देती आप लोग को, तो आप लोग के पास प्रॉब्लम इस वजह से नहीं दिखाई देती कि आप लोग ने नंबर सेव नहीं किया होगा। जिस नंबर से आपको ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम में तो ऐसे मिलती है, लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप वालों की ये प्रॉब्लम होती है, उन सभी को बता देती हूँ कि आप लोग नंबर सेव कर लीजिए, है ना। मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है वो नंबर सेव कर लीजिए, तो आप लोग को सभी लोग को लिंक दिखाई देगी, ठीक है। चलिए, तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। चलिए, तो यहाँ ये चूंकि दोनों बच्चे हैं, दोनों अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों अलग अलग माहौल में रहना चाहते हैं, तो ये जो पढ़ने का उनका तरीका है, साथ पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने की बात होगी। जैसे अधिगम शैली, किसी की शैली अलग है, किसी की अलग है ना। जैसे कोई कहता है कोई मैथ्स में टॉपर है, कोई इंग्लिश में टॉपर है, कोई हिंदी में है तो कोई ज्योग्राफी में है। तो ये अपने अपनी एक शैली है, अपने अपने सीखने का नजरिया है। किसी ने ज़्यादा सब्जेक्ट में अपना फोकस किया, किसी ने किसी सब्जेक्ट में कम किया, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए सभी लोग, राजेश जो है बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे उस भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया, है ना। राजेश ने क्या किया, बहुत सारे महीने छूट गए थे, जो वो स्कूल जा ही नहीं रहा था, बीच में रीजन क्या था, बीमार हो गया था ना। अब विद्यालय नहीं गया, जब गया तो उसे जो भाग डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है ना, कि जैसे आपको यहाँ पर बताइएगा 3/3 क्या होगा, इस तरह उसको क्वेश्चन दे दिया गया, तो राजेश क्या करता है, वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो कई बार के निराशाजनक अनुभवों के में असफलता हाथ लगी, मतलब वो करने को चाहता है इस क्वेश्चन को लेकिन नहीं कर पाता, तो कई बार उसके हाथों क्या लगती है, असफलता हाथ लगती है। तो लंबे भाग के सवालों को देखते हुए वो चिंतित हो, और भी सर क्या करते हैं, और भी बड़े सवालों को दे देते हैं। तो क्या करता है राजेश, जैसे क्वेश्चन को देखता है डरने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन में कैसे कर पाऊंगा सॉल्व, है ना। अब ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पॉलाव जी ने दिया है ना, तो उनके मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। बताइए, तो उनके मुताबिक ये संवेग उत्पन्न हो रहा है। जैसे बहुत दिन तो क्लास नहीं गया राजेश, है ना। अब जब गया तो उसको डिवाइड करना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा था, कई बार असफल हो रहा था करने में, और उसको क्या लग रहा था, कई बार निराशाजनक उसके हाथ में लगे कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये जो हो रहा है, तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक कौन सा संवेग हो रहा है, असफलता को लेकर चिंता हो रही है उसको, इसलिए इस तरह गलत हो रहा है, या फिर सफलता भग्नाशा हो रही है, या फिर लंबे समय के सवाल हो रहे हैं, या फिर लंबे भाग के सवालों को देखकर चिंता हो रही है। बताइए, सभी लोग आंसर कर दीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। यहाँ पर असफलता और भग्नाशा होगा, है ना। वो किस चीज से डर गया, अब भग्नाशा मतलब कि असफलता ही कहते हैं उसको, और उसी को भग्नाशा कहते हैं ना। वो क्या कहा, इस चीज से डरने लगा, किससे, असफलता से, है ना। बार बार वो डरने लगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आपके जो बेंडूरा जी की थ्योरी है, पॉलाव जी की थ्योरी है, थॉर्नडाइक जी की थ्योरी है, इनकी थ्योरी से इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, उनकी थ्योरी से ही क्वेश्चन बना दिया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक शिक्षिका है, क्या है, एक शिक्षिका है, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों से कुछ चित्रों का प्रयोग करती है ना, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डॉट डॉट पर आधारित है। एक शिक्षिका जो है पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। जैसे क्या है, आपको क्या पढ़ाना है, आपको क्लास में पढ़ाना है, मान लीजिए फूड के बारे में पढ़ाना है ना, आपको फूड के बारे में, या फिर आपको मान लीजिए कि कोई भी ऋतुओं के बारे में पढ़ाना है, कौन सी ऋतु में कौन से अनाज पाए जाते हैं, कौन सी ऋतु में चना, कौन सी ऋतु में दाल, अरहर, है ना। ये सारी ऋतु अपने अपने अलग ऋतु के बारे में आपको पढ़ाना, सब्जियों के बारे में पढ़ाना है, खीरा ककड़ी कौन कौन से, ये सब आपके कौन से ऋतु में होते हैं। तो इन सबको जब पढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर टीचर क्या करें, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं और विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सर हाँ यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर
आपका रबी की बात हो रही, खरीफ की बात हो रही, तो पक्का खरीफ की जब रबी की बात आएगी तो पापा हमारे क्या करते थे उस टाइम पर, गेहूं का उत्पादन करते थे, फिर चना का उत्पादन करते थे। हम कब खाते थे चना? उस चीज़ को अपने ज्ञान में, अपने इन्वायरमेंट से वो रिलेट करने लगता है। इस संकल्पना को सिखाना है या उपागम पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध पर या फिर पुनर्बलन के सिद्धांत पर या फिर अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर? आंसर कीजिए सभी लोग। मुझे प्यास ज़्यादा लगती है ना। बताइए आपका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान के निर्माण की बात यहाँ पर हो रही है ना। वहाँ पर जो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ आपका पूर्व ज्ञान है, तो ये पूर्व ज्ञान की जब बात पूर्ण से अंश की ओर जब बात होती है ना, पूर्ण से अंश की ओर एक विधि है अपने आप में, तो वहाँ पर क्या होता है, कौन विधि दिया है? ये गेस्टाल्ट जी लोग, यहाँ पर गेस्टाल्ट जो परिवार है आपका, उन्होंने ये विधि दिया है पूर्ण से अंश की ओर, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है, फिर उस चीज़ को समझाया जा रहा है ना। पहले उस चीज़ का एक माहौल बनाया जा रहा है, उसके बाद उस चीज़ को सिखाया जा रहा है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं सभी लोग। शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या होती है, तो पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत किया जाता है, तो इसमें पाठचर्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? आंसर की तब तक मैं शेड्यूल बता देती हूँ। एक आपकी क्लास 6 बजे रहेगी, शाम को 6 बजे रहेगी, है ना। तो अभी तो 12 बजे वाली क्लास रहती थी, लेकिन वो अभी मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे, है ना। तो चूँकि अभी मुझे बाहर का भी काम ज़्यादा लोड हो जाता है, इस कारण 2-3 क्लासें नहीं हो पाती हैं, है ना। तो अभी हम 2 क्लास ले रहे हैं, जैसे ही टाइम मुझे मिलता है मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो आपको 3 क्लास मिल जाएगी, है ना। अभी शाम की 6 बजे वाली क्लास चलेगी, रात्रि के 9 बजे वाली क्लास चलेगी। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये जो आपकी 6 बजे वाली क्लास है, इसको हम थोड़ा हेर फेर अपना कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अपने समय को जैसे आप लोग को लगेगा वैसे ही बताइएगा, तो हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो बताइए जो शिक्षा के पाठचर्या शब्दावली को संकेत कर रही है, किस पे संकेत कर रही है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसमें, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो जो शब्दावली पाठचर्या शब्दावली होती है, किसमें संबंधित होती है? ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? कैरिकुलम, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है, जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ पर अपना अनुभव प्राप्त करता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, है ना। जैसे आपको क्लास लग रही है तो बिल्कुल आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, जो हमारा कमेंट बॉक्स रहता है उसमें आप अपना फीडबैक दीजिएगा। और आज लाइव क्लास के लिए कुछ प्रोसेस हो गई है, आज कल या परसों भी कंप्लीट हो जाएगी, तो कल परसों हम अपना स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लास, है ना। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही कंटेंट था, है ना। 25 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल बताइएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, विदा लेती हूँ, है ना। जय हिंद, जय भारत।